ऑल राइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें क्या करना होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट. सो व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे इज इम्पैक्ट ऑफ एविडेंसेस. एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत. तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? पैसेज जो लिखा गया है उसमें जो मेन बात बोलना चाह रहा है वो, उसका मेन आइडिया क्या है, उस मेन आइडिया को प्रूव करने के लिए वो काफी सारे एविडेंस देता है. जैसे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि लॉजिक दे सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकता है. ज्यादातर पैराग्राफ एविडेंसेस से भरा होगा और कुछ एक या दो पॉइंट ऑथर को प्रूव करने होंगे, उसे हम बोलते हैं मेन आर्ग्यूमेंट. तो सबसे पहले किसी भी पैसेज पे हम उसका मेन आर्ग्यूमेंट निकालेंगे. उसके बाद वो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे जो एविडेंसेस हैं, यानी मेन आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं. आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द मेन आर्ग्यूमेंट, तो वो पिलर मैं वापस से बनाता हूं. ये है आर्ग्यूमेंट जो बिल्डिंग का टॉप है, और ये है पिलर्स जो एविडेंस है जिसके भरोसे पर हम फाइनल कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी बात ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है. तो सिंपल सी बात है, ऐसा ऑप्शन चूज करना, ऐसा ऑप्शन चूज करना जो एग्जिस्टिंग पिलर्स को री करे, जो एग्जिस्टिंग पिलर्स को री फोर्स करे, मतलब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाए. अगर वीकर ने बोला बोला ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक करो, तो ऐसा ऑप्शन मार्क करना जो दिए हुए एविडेंस को गलत बोले, या बोले दिए हुए एविडेंस में क्या प्रॉब्लम है उसको बताए. ठीक है, समझ में आया? अप्रोच समझ में आई? यस सर। अदर्स, दोज हु आर इन वेकेशन मोड नाउ, वेकेशन अभी खत्म होने वाला है भैया, थोड़ा सा वीडियो अगर वापस से देख लिया करो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल पोस्टपोन दिस क्लास, बट यू हैव टू वॉच द वीडियो, अदरवाइज यू विल फेस ट्रबल. दिव्या त्यागी, दिव्या अभी तक के मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया? ओके, तो यू जस्ट ज्वाइन, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आप पढ़ो क्या करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, join XYZ classroom coaching for the CLAT. Last year 70 out of 100 top rankers were XYZ students. सिर्फ एक लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. नीचे क्या बोल रहा है? इवेल्युएट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल एविडेंसेस, बोल रहा है मैं नीचे कुछ एडिशनल एविडेंसेस दे रहा हूं आप, इवेल्युएट करो इन ये एडिशनल एविडेंसेस ऊपर दी हुए बात को स्ट्रेंथन कर रही है, वीकन कर रही है, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. समझ में आया? समझ में आया क्या दिया है? एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दिया है, ज्वाइन XYZ क्लासरूम कोचिंग फॉर द क्लैट. लास्ट ईयर 70 आउट ऑफ 100 टॉप रैंकर्स वेयर XYZ स्टूडेंट्स. ओके, आपको बोला है नीचे मैं कुछ और सबूत दे रहा हूं, आपको ये बताना है ये जो एविडेंस मैं दे रहा हूं ये गिवन पैराग्राफ को स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको वीकन कर रहा है, या उस पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्या पूछा है आपसे, क्या दिया है, क्या पूछा है, ये समझ में आया? यस सर। Others, please reply quickly. Mahima, Divya, every time I'm not going to ask, otherwise I will end the class. आर्या, यस सर। ठीक है. तो भैया सबसे पहला काम जो मैं बोला था हम वो कर, आप ना ये सोचो ये वाले पैराग्राफ में कौन सी बात है जो वो मेन आर्ग्यूमेंट है. मेन आर्ग्यूमेंट मतलब ये दो सेंटेंस का ही पैराग्राफ है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी बात है जो वो बताना चाहता है और दूसरा उसका सपोर्टिंग एविडेंस है. मैं बोल रहा हूं इसमें से हमें दो सेंटेंसेस में से आइडेंटिफाई करो कौन सा सेंटेंस है जो वो बताना चाहता है, जिसको बताने के लिए बोलने के लिए उसने ये दो लाइन लिखी है, वो कौन सा सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस
वो वाला होगा जो उसको प्रूव करने के लिए लिखा गया है। आप लोग बताओ लॉजिकली, दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जो वो बताना चाह रहा था ये है, और दूसरा सिर्फ उसका सबूत है। उसको आइडेंटिफाई करके अलग अलग करो पहले और अपने लॉजिक से बताओ। गाइस कम ऑन, देयर आर ओनली टू सेंटेंसेस, टेल मी फॉर विच ऑफ द टू इज द मोर इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसको बताने के लिए ये दो लाइनें लिखी गई है। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा है जिसको बताने के लिए ऑथर ने ये लाइन लिखी है? Join XYZ classroom coaching for the class. ओके, बाकी लोग बताएं अपना आंसर। भाई एकदम लॉजिकल है, एडवर्टाइजमेंट है कि ये वाली क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, यस दिव्या सही बोल रहे हो। ये जो है पहली लाइन, मेन मैसेज क्या है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का? मेन मैसेज क्या है? खरीदो मेरे। यहां पर वो बोल रहा है मेन मैसेज क्या है? ज्वाइन XYZ क्लासरूम कोचिंग। क्यों? क्योंकि 70 आउट ऑफ 100 टॉप रैंकर्स हमारे थे, मतलब ये सबूत दे रहा है। सेकेंड वाली लाइन इज एविडेंस, राइट? सो अगर मैं यहां पे लिखूं तो आर्ग्यूमेंट इज ज्वाइन XYZ क्लासरूम कोचिंग। व्हाट इज द एविडेंस, उसको मैं प्रेमाइज करके लिखता हूं। उस किस बेसिस में ये बोल रहा है? बोल रहा है लास्ट ईयर 70 आउट ऑफ 100 टॉप रैंकर्स XYZ के थे। तो अभी लॉजिकली देखो, नॉर्मली दुनिया में बातचीत ऐसे ही होती है ना। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट आपने देखा, बोला ये वाली कार खरीद लो। मैसेज क्या पुश करना चाह रहा है? ये वाली कार खरीदो। उसके कुछ एडवांटेजेस बता देता है, जैसे सिक्योरिटी फीचर काफी हाई है। तो ये मेन चीज ये नहीं है सिक्योरिटी फीचर क्या हाई है, मेन चीज वो जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि ये वाली कार खरीदो। आपके मन में सवाल आएगा क्यों खरीदूं, तो उसका एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है, उसके लिए सबूत दे रहा है कि ये कार क्यों अच्छी, सिक्योरिटी फीचर हाई है। क्या ये चीज समझ में आई? यस, अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि ये गिवन जो आर्गुमेंट और प्रिमाइस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक कर रहा है, या कोई फर्क नहीं डाल रहा है। तो पहला वाला तो बहुत इजी है, XYZ कुड नॉट प्रोवाइड एनी प्रूफ दैट द 70 स्टूडेंट्स वेर बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। XYZ इंस्टीट्यूट कोई प्रूफ ही नहीं दे पाया कि ये 70 स्टूडेंट्स इनके स्टूडेंट्स थे। अगर ये वाला स्टेटमेंट में ऐड कर दूं तो ये गिवन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक करेगा, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ओके महिमा। ओके दिव्या। ऑलराइट, आंसर इज दिस विल। आर्या क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक करेगा? सर स्ट्रॉन्ग। कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा? ये बोल रहा है वो प्रूफ ही नहीं दे पाए ये 70 स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स थे। तो अगर इंस्टीट्यूट प्रूफ ही नहीं दे पाया कि ये 70 स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स थे, तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा? ये तो इनकी बात को वीक कर देगा कि हमारी क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करो। समझ रहे हो? ये क्या बोल रहे थे कि हमारी क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करो। 70 में से टॉप 100 में से 70 टॉप रैंकर्स हमारे इंस्टीट्यूट के थे। फिर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, बोला कि ये लेकिन ये लोग प्रूव नहीं कर पाए कि ये 70 स्टूडेंट्स इन्हीं के थे। तो ये तो इनके आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है, ना कि स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आंसर इज वीक। समझ में आया? आर्य यस समझ में आया? सर यस। ठीक है, नेक्स्ट वाला। आउट ऑफ द 70 टॉप रैंकर 60 वे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स ऑफ XYZ। ये क्या करेगा बताओ? सर टेस्ट सीरीज मतलब? टेस्ट सीरीज मतलब बेटा, एक होता है क्लासरूम, क्लास में पढ़ाई, एक होता है टेस्ट सीरीज, मतलब सिर्फ टेस्ट के जो टेस्ट का मटेरियल रहता है उन्होंने वो बस लिया है। सर वीक। ओके। ये क्या करेगा आर्या? वीक, वेरी गुड। ये क्यों वीक करेगा? हम इस चीज को समझे। वो बोल रहे हैं हमारा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि टॉपर्स हमारे यहाँ से। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दी गई,
कि भैया ये जो टॉपर्स की बात कर रहे हो ये क्लासरूम प्रोग्राम के तो है नहीं, ये टेस्ट सीरीज के है, तो क्लासरूम प्रोग्राम पे क्यों ज्वाइन करने बोल रहे हो? समझ में आया? तो ये कर रहा है वीक। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला बहुत इजी है। सी वाला देखो, सी स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक करेगा कि काम का नहीं है? Strong. बढ़िया, ये करेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट वाले में जैसा बोला था कोई प्रूफ नहीं मिला, इसमें तो प्रूफ मिल गया, प्रूफ मिल गया तो स्ट्रॉन्ग कर दिया। डी क्या करेगा? Strong. ओके, डी भी करेगा स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग करेगा? क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे थे वो ऐसा, इस लॉजिक उनका ये था कि भैया टॉप रैंकर्स हमारे यहाँ से हैं, इसलिए हमारी क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करो। तो एक और एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी कि इस साल से नहीं, पिछले 10 साल से हैं। ओके, तब तो वो और उनके बात पे और ज्यादा वेट डाल दिया। ओके, ठीक है। अब ई और एफ देखो। Sir, E is weak and F is strong. नहीं बेटा, एक एक ये भी है देखो, इट इज इररेलेवेंट टू द आर्ग्यूमेंट भी एक ऑप्शन है, काम का Yes, नहीं है sir. मेरे लिए। Sir, E is irrelevant and F is strong. आई ई इज इररेलेवेंट, ये काम का नहीं है। बात अच्छी लग रही है, सही भी लग रही है, बट हमें अच्छी और सही बात से मतलब नहीं है, हमें तो ऐसी बात से मतलब है जो ये बोले एक्स वाई जेड ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करो? क्योंकि मेरा क्या अच्छा है, 70 आउट ऑफ टॉप 100 रैंकर्स है। इससे इस लॉजिक को आगे बढ़ाए या इस लॉजिक को धकेले। तो आई इट इज दिस इज इररेलेवेंट, इज इररेलेवेंट की क्लासरूम कोचिंग बस से कुछ नहीं होता, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो बॉस, ये जो लिखी हुई बात है, इन्होंने ये नहीं कहा था कि क्लासरूम कोचिंग काफी होगी, ये बोला ज्वाइन करो। एफ इज ऑल्सो इररेलेवेंट। वाई इट इज इररेलेवेंट? बिकॉज अब आप अपना मन का ज्ञान लगा रहे हो कि फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं तो अच्छा है, प्लस उससे छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है इन्होंने क्या बात बोली थी, इनका लॉजिक कैसे बिल्ड हुआ था। इनका लॉजिक बिल्ड हुआ था हमारे यहां से टॉप रैंकर्स निकलते हैं, इस वजह से हमें ज्वाइन करो। अब फुल टाइम फैकल्टी मेंबर से ये स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके लॉजिक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मुझे सिर्फ इनके लॉजिक पे फोकस करती हुई चीजों पे आंसर करना है। तो इवन एफ इज इररेलेवेंट। ठीक है। नाउ दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन दैट इफ somebody has full time faculty it is a good institute. It's not necessary. जस्ट अज्यूम करो कि किसी इंस्टीट्यूट में सारे लोग नेशनल लॉ स्कूल पास आउट, क्लैट की कोचिंग में सारे लोग नेशनल लॉ स्कूल पास आउट हैं, बट वो आपकी जब क्लासेस रहते तब आते हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं, तो चलेगा। प्रॉब्लम क्या है? जब तक के पढ़ा अच्छा रहे इट्स ओके, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू स्पेंड फुल टाइम इन दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऑलराइट, सो एनीवेज इट इज नॉट रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, मैंने ना आप लोगों को शीट भी दे दी है, आप अपने ग्रुप में देखोगे तो ये वाली शीट मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम अब चालू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपके पास शीट आ गई है, सब एक बार अपने ग्रुप में देख लें। ऑनलाइन वाला जो ग्रुप है उसमें मैंने शीट डाल दी है। 2, 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम टू डू दैट।
ओके डन क्या 3 क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके चलो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम, जब इतना इतना बड़ा पैसेज कोई 8-10 वर्ड्स में अगर सेंटेंस में बता दो कि सर ये मेन तो ये वाली बात बोलना चाह रहा है, बाकी सब चीजें जो है उसको सपोर्ट करने के लिए लिखी हुई है, मैं इस वाले में आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसमें जो मेन जो मैसेज पास करना चाह रहा था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी राउंड द क्लॉक चाहिए तो सिटीजन्स को पैसा पे करना पड़ेगा। ये इस चीज को प्रूव करने के लिए बाकी चीजें लिखी गई है ये। अच्छा इसमें तो साफ साफ फिर बोल भी दिया है, दैट वाज द जिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित एक्सप्लेनेशन ऑन मंडे। जिस्ट मतलब क्या होता है? मेन समरी। तो बोल रहा है कंक्लूजन क्या हुआ हमारा इस पूरे पैराग्राफ का, कि अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा। किस बेसिस में बोल रहे हैं? प्रेमाइस क्या है? 2-3 प्रेमाइस है। पहली प्रेमाइस, प्रेमाइस मतलब होता है सबूत। क्यों बोल रहे हैं पहली चीज क्योंकि हाई कॉस्ट हो गया है, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, ये कह रहा है एक। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन हो गया इसलिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। सिटीजन शुड नॉट ओवरलुक द क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई इन दिल्ली। बोल रहे हैं हमारी क्वालिटी देखो, जो दूसरे शहर हैं नोएडा गुड़गांव और गाजियाबाद, वहां पे पावर सप्लाई इरेटिक है। इरेटिक मतलब कांस्टेंट नहीं है, कभी आता है और जाता है। हमारे यहाँ कांस्टेंट है। तो अगर आपको पावर सप्लाई चाहिए 24 घंटे 7 दिन तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वीकन्स द आर्ग्यूमेंट अबाउ। आप ना इसको ब्रेक क्यों करने बोलता हूं मैं, क्योंकि अब आपका फोकस क्या रहना चाहिए? इन्हीं चीजों में रहना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं। उसने आर्ग्यूमेंट ऐसे बिल्ड किया है, बोला है कि क्योंकि हमारी क्वालिटी ज्यादा हाई है, बाकी शहरों में लाइट बहुत बंद होती है, पावर सप्लाई इरेटिक है, हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से पैसे पे करना होगा। दूसरा बोला है हमारी कॉस्ट हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई है, इस वजह से पैसे पे करना पड़ेगा। तो मेन मैसेज है अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन चाहिए तो पैसे ज्यादा देने होंगे। उसके 2 रीजन बता दिया है। आपको वीक करना है। वीक करने का मतलब क्या होगा? इन दोनों प्रेमाइस में से किसी एक को बोल दो कि गलत बोल रहा है या ये इलॉजिकल है, आपकी बात बन जाए। लॉजिक समझ में आया? अप्रोच समझ में आया? ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते जाते हैं। Delhi has always had the highest rate of electricity loss due to inefficiencies. ये मैं यही काट देता हूं। क्यों मैं यहीं पर काट देता हूं? क्योंकि पूरे कंक्लूजन और प्रेमाइस में कहीं पर यह सब बात हुई ही नहीं है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी लॉस है या नहीं है। सुनने में लग रहा है कि यार क्या है, तुम्हारी खुद की गड़बड़ है, तुम्हारे यहाँ चोरी होती है, बट उसने तो बात ही नहीं की कि बाकी जगह चोरी होती है, हमारे यहाँ होती है नहीं होती। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गिवन एट ऑल। ठीक है, ए कट गया, बी भी उसी वजह से कट गया, क्योंकि ए में बोल रहा था कि आपके यहाँ हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉस है, बी में बोल रहा है आपके यहाँ चोरी ज्यादा होती है। तो मतलब माफ करना है तब तो फिर मैं दोनों को ही कर दूं, बट वो इलॉजिकल है क्योंकि बात नहीं हुई है वैसी। ये एक्स्ट्रा बाहर की बात लगा रहा है, इसको हटा दो। दिल्ली हैज एक्सपीरियंसिंग मोर पावर कट्स इन द रिसेंट पास्ट देन इट एवर डिड। बोल रहा है दिल्ली में रिसेंट में ज्यादा पावर कट हो रहे हैं, अब तक के कभी इतने नहीं हुए। अच्छा, इसके आर्गुमेंट में ये भी बात नहीं थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कि गुड़गांव में राउंड द क्लॉक प्राइवेटाइज प्राइवेट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि ये बोला था ना हमारी क्वालिटी अच्छी है, बाकी जगह पावर सप्लाई कांस्टेंट नहीं है। तो डी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, गुड़गांव में राउंड द क्लॉक है। समझ में आया? गॉट इट क्विकली? सर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ऑप्शन सी। सी बेटा कोई काम का नहीं है। दिल्ली हैज बीन एक्सपीरियंसिंग मोर पावर कट्स इन द रीसेंट पास्ट देन इट एवर डिड। तो वो तो ठीक है ना, उसी बेसिस पे तो इसने बोला होगा कि पावर कट हो रहा है, लेकिन अगर आपको चाहिए और पावर पूरे टाइम चाहिए तो पैसे दो। तो हमारा आर्ग्यूमेंट पावर कट के ऊपर तो था ही नहीं, आर्ग्यूमेंट किस चीज के ऊपर था? पैसे ज्यादा देने होंगे, नहीं तो पावर कट हो सकता है।
ठीक है, तो पैसे ज्यादा होने में उसने एक चीज बोली थी कि दूसरे शहरों में पावर सप्लाई ठीक नहीं है। तो डी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, दूसरे शहर में राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई मिल रहा है और कम पैसों में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना आपकी यहाँ पे कॉस्ट 12 से 15 रुपए है। समझ में आया? Yes. ठीक है, ये तो बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन का तुम ही लोग मुझे बताओ आंसर क्या है। Which of the following will show that above statement is false? ओके, श्रेयसी का आंसर आ गया, बाकी दोनों का दिव्या एंड आर्या। दिव्या, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, आर्या? ओके बेटा, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों? देखो, एथलीट्स आर स्ट्रांग, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है ना, तो आप मान लो ये बोलने की कोशिश कर रहा है ऑल एथलीट्स आर स्ट्रांग, ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जाम्पल दे दे किसी एथलीट का जो स्ट्रांग नहीं है, वो इसको फॉल्स प्रूव कर देगा। ठीक है, राइट, तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? नहीं, ये सी कहां से हुआ? ना ना, बी है, बी। मैराथन रनर्स आर एथलीट्स बट आर नॉट स्ट्रांग, बी है ना, सी नहीं है आंसर। सी तो एथलेटिक की बात कर रहा है, एथलेटिक क्या है, एथलीट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। ट्रकर्स आर एथलेटिक बट नॉट स्ट्रांग, एथलीट्स की बात हुई थी यहाँ पर, नॉट एथलेटिक की। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैराथन रनर्स आर एथलीट्स बट आर नॉट स्ट्रांग, क्योंकि गिवन आर्ग्यूमेंट है ऑल एथलीट्स आर स्ट्रांग, इसको फॉल्स प्रूफ करना है। कोई ये एक एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें बोल दे कि ये एथलीट तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इट्स अ सिली मिस्टेक टू मार्क सी, एथलेटिक है वहां पर, एथलीट नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसको तो सही कर ही लेना सब। स्टूडेंट्स आर नॉइजी, इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है, तो कोई ऐसा ऑप्शन जो बता दे कि ये स्टूडेंट है लेकिन नॉइजी नहीं है। यस, आंसर इज ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स आर नॉइजी, सी है। रमेश एक स्टूडेंट है लेकिन नॉइजी नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़े से आ, आगे बढ़ते हैं और अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिविंग यू 2 minutes टाइम टू सॉल्व दिस।
ओके। हम्म, ठीक है, चलो देखते हैं। एक आंसर मेरे को मिला है। आ, ठीक है, पहले ना अब आप मेरे को बताओ, इसमें इस पूरे पैराग्राफ में कौन सी बात है जो वो बताने के लिए पूरा पैराग्राफ लिखा है, और क्या उसके सबूत में दिया है, बताओ। सर मेन आर्ग्यूमेंट है कि टू मच ऑफ गुड थिंग इज बैड। नहीं, गलत। अब ना ये हम एक सबक याद रखेंगे, अच्छा है तुमने ये बोला, और दिस वी विल रिमेम्बर एज ए लेसन नाउ। ठीक है, देखो, अब ना पैसेज लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक जनरल ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है। टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज बैड, डूइंग टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। लग रहा है यही मेन आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये धीरे से सरक गया टॉपिक से, और टॉपिक में फिर अब ले आया कंप्यूटर को। बोल रहा है किसी भी चीज की अति बेकार है, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी अति बेकार है। क्यों बेकार है कंप्यूटर की अति? आप पैराग्राफ में फोकस करो, इतनी सारी चीज कंप्यूटर के टू मच यूसेज के बारे में है। ठीक है, राइट। सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द थिंग्स आर अबाउट द टू मच यूसेज ऑफ द कंप्यूटर। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर में हार्म वंस हेल्थ एंड लीड टू फटीग एंड ड्राई आईज। बोल रहा है कंप्यूटर में ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आंखों में थकान हो सकती है। वंस फिजिकल शेप में ऑल्सो डिटेरियोरेट, बोलता है आपका फिजिकल शेप भी खराब हो सकता है। बोल रहा है ओके है कंप्यूटर कभी कभी यूज कर रहे हो, इट्स ओके टू यूज कंप्यूटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन बीच बीच में उठ करके घुमा कर। तो जो ना पैसेज है उसकी शुरुआत हुई है एक जनरल स्टेटमेंट से, लेकिन फिर वो टॉपिक पे चला गया है, और टॉपिक है यहां पर कंप्यूटर का यूसेज, राइट। अभी दूसरे तरीके से इस पैसेज को लिखा जा सकता था। उस केस में क्या होता वो भी आप देखो। ठीक है, उस केस में क्या होता, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो देखो, एक और तरीका हो सकता था पैसेज लिखने का। उसमें क्या होता पता है, टू मच ऑफ, अब आप मेरा पैसेज ध्यान से सुनना, है ना। ये वाला समझ में आ गया। अब एक तरीका ऐसा है, टू मच ऑफ गुड थिंग इज बैड, डूइंग टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, spending too much time on computer is bad, eating too much high calorie food is bad, sleeping for long hours is bad। इस केस में अगर ऐसा पैसेज होता तो इस केस में कंक्लूजन क्या होता, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ये जो गिवन पैसेज है इसमें चालू एक जनरल स्टेटमेंट से किया, फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चला गया और उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। फिर मैंने एक वर्बली पैसेज बताया, उसमें चालू जनरल स्टेटमेंट से किया, फिर उसके एग्जाम्पल्स देता गया। कंप्यूटर का यूसेज बैड है, सोशल मीडिया का यूसेज बैड है, किसी भी चीज का ज्यादा यूसेज बैड है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम दिवाली के ऐसे में क्या लिखते थे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवरल फेस्टिवल्स। शुरुआत हम एक जनरल स्टेटमेंट से करते थे, फिर आते थे दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। तो वहां पर आपका मेन कंक्लूजन ये बताना नहीं था कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवरल फेस्टिवल, मेन कंक्लूजन ये बताना था कि दिवाली इज योर फेवरेट फेस्टिवल। वही ऐसे आप इस तरीके से लिखते, मान लो इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवरल फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वी सेलिब्रेट होली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वी सेलिब्रेट सम अदर फेस्टिवल फॉर सम अदर रीजन। तो फिर मेन आइडिया उस केस में क्या होता, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवरल फेस्टिवल। समझ में आया डिफरेंस राइटिंग स्टाइल का? यस सर। ठीक है, तो बेटा अब जब कंक्लूजन ये है कि टू मच ऑफ कंप्यूटर यूसेज इज बैड, है ना, किस बेसिस पे बोल रहा है कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब वही वही चीज बार बार बोल रहा है, हेल्थ, आई, फिजिकल कंडीशन, ये सब खराब हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन मैं मार्क करूं जो इस बात को और प्रूव कर दे
कि हेल्थ, आई और फिजिकल कंडीशन खराब हो सकता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन कंप्यूटर कैन कॉज आई डैमेज, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड हेडेक्स। मतलब आपकी हेल्थ, आई, फिजिकल, जो बोल रहा था कि कंडीशन, फिजिकल शेप, इन सबसे रिलेटेड ऑप्शन मैंने मार्क किया। अब आप लोग क्या किए, सी। अभी क्या हो रहा है, आप नई नई शुरुआत कर रहे हो तो ये गलतियां कर रहे हो। ये सी ना, आपको लग रहा है while computers have brought up new opportunities in our lives, किधर दिया है ये पैराग्राफ में? इस तरीके की बात कहाँ किया है कि कंप्यूटर्स ने नई अपॉर्चुनिटीज लेके आई? ये तो हम अपने मन से लगा रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ में जो लॉजिक है उस लॉजिक के आसपास रहना है। हर इंफॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, बट लॉजिक के आसपास रहना। इस तरीके की तो कोई भी लॉजिक की बात नहीं की कि अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी है। तो आप क्यों ये सब मार्क करते हो? क्योंकि आपको ये ऑप्शन सुंदर दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बात तो सही है। आप पैसे से ज्यादा बाहर की दुनिया क्या बोल रही है उस पर बिलीव कर रहे हो। समझ में आया? वाई आंसर इज ऑप्शन बी एंड वाई नॉट सी? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। ओके, ठीक है, चलो ये वाले में देखते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्ट्रेंथन। मतलब चार में से तीन ऑप्शन स्ट्रेंथ कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा। वो वीकन भी कर सकता है, वो इररेलेवेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालें कि ये पैराग्राफ में मेन चीज जो है वो क्या बताना चाह रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन। और उस कंक्लूजन के लिए अब बाकी चीजें एविडेंस होंगी। तो आप लोग बताओ मेन कौन सा मैसेज है जो वो पास करना चाह रहा है? कम ऑन, भूल जाओ पूरा पैराग्राफ और मन ही मन सोचने लगो कि ये पूरी चीज क्यों लिखी गई है। विच इज दैट वन इंपॉर्टेंट मैसेज जो वो पास करना चाह रहा है। इंपॉर्टेंट मैसेज हमेशा याद रखना, एकदम बेसिक एलिमेंट्री मैसेज होगा इसका कुछ। Sir,
Children are the future. नहीं बेटा. यस दिव्या, टू एन एक्सटेंट तुम सही हो. तुम लोगों ना क्या गलती करते हो पता है? तुम लोग ना बड़ी बड़ी बातों को मेन आइडिया मान लेते हो. ये स्कूल ने गलत पढ़ाया है यार. सिंपल सी बात है. वो बोल रहा है पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करो. क्यों बोल रहा है ऐसा? बोल रहा है क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर है. उनको अच्छे से उनको रेस करना जरूरी है. ठीक है. और अगर बच्चे अच्छे से रेज होंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे से रेस करेंगे और इससे सोसाइटी का बेनिफिट होगा. तो मेनली क्या बोल रहा है? पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर. ये इतनी एलिमेंट्री चीज होती है. हम ना बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं. मुद्दे की बात समझो. सिंस चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेबरहुड्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर रेज्ड वेल. बोल रहा है क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, जरूरी है कि वो अच्छे से रेज हो. When in due course of time children have their own children, it is natural that they will need some guidance. बोल रहा है आने वाले समय में उनके बच्चे होंगे, उनको भी गाइडेंस की जरूरत होगी. And while we hope that their parents will give them some of that needed guidance, parenting classes would help to better cement their ability. बोल रहा है भैया पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो. पेरेंटिंग क्लासेस के बेनिफिट की बात कर रहा है. Parenting classes will help to better cement their ability to provide a good childhood for their children. So parenting classes के बारे में बात कर रहा है, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. उसके लिए क्या सबूत दे रहा है वो कि क्यों पेरेंटिंग क्लासेस करना चाहिए? वो मैंने बता दिया. फ्यूचर है, ये है, वो है. राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्ट्रेंथन? ऐसा कोई सा भी ऑप्शन जो पेरेंटिंग क्लास के एडवांटेजेस बता रहा है वो स्ट्रेंथन करेगा. तो अब आप लोग मेरे को बताओ कौन सा आंसर नहीं है काम का. यस दिव्या, यू आर राइट. यस ट्रेसी, यू आर ऑल्सो राइट. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इसमें कोई पेरेंटिंग क्लास की कुछ चीज नहीं बोल रही है. रेजिंग किड्स एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस परफेक्ट होना चाहिए. हमारे मुद्दे से लेना देना नहीं. हमारा मुद्दा ये था पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करो क्योंकि इसके ये फायदे हैं. ठीक है. ऑप्शन ए पेरेंटिंग क्लास का एडवांटेज बता रहा है. ऑप्शन बी भी पेरेंटिंग क्लास का एडवांटेज बता रहा है. और ऑप्शन सी बोल रहा है कि पेरेंटिंग में बहुत से सिचुएशन होते हैं जहां एक्सपर्ट का गाइडेंस जरूरी होता है. यानी इनडायरेक्टली पेरेंटिंग क्लासेस के बारे में यहां भी बता रहा है. ठीक है. चलो नेक्स्ट करो.
ओके, तो चलते हैं। इसमें क्या करना है अपने को? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू डज नॉट वीकन द आर्ग्यूमेंट अबाउ, मतलब तीन ऑप्शन होंगे जो वीक कर रहे होंगे, एक कोई काम का नहीं होगा, या स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। तो पहले हम बताएं कंक्लूजन क्या है, क्या है जिसे बताने के लिए पैसेज लिखा गया है। यस, कंक्लूजन क्या है, कौन सी चीज है जिसे बताने के लिए पैसेज लिखा गया है। आप हिंदी में ट्रांसलेट करते जाओ और सोचो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी जो वो बताना चाह रहा है। आर्या बताओगे क्या है कंक्लूजन? दिव्या तुम बताओगी? ओके, ओके, तो ये बोल रहा है बेसिकली यस कि होम एजुकेटेड स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड है, ये बोलना एक मिथ है, यही है। बोल रहा है कि ये गलत है ऐसा बोलना कि होम एजुकेटेड स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। उसके फिर उसने काफी सारे एविडेंस दिए हैं कि उनको काफी सारे मौके मिलते हैं किड्स और एडल्ट्स ऑफ सारे एज से बात करने में। तो हमें वीक करना, डज नॉट वीक, है ना, वो वाला ऑप्शन देखना है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो बता दे कि होम एजुकेटेड स्टूडेंट्स का सोशल डेवलपमेंट कम रहता है वो वीक करेगा, राइट? तो देखते हैं। चिल्ड्रन हु आर होम स्कूल डू नॉट, अच्छा मेरे को एक आंसर तो आ गया था दिव्या का। शेषी तुम आंसर दोगी क्या? आर्या तो शायद है नहीं। Yes, क्या आंसर है शेषी? sir. A. ए। बेटा ए कैसे वीक करेगा? चिल्ड्रन हु आर होम स्कूल डू नॉट एंजॉय द सोशल एक्सपीरियंसेस एंड ग्रोथ एसोसिएटेड विद बीइंग इन अ डाइवर्स एंड, ये तो डेफिनेटली वीक कर रहा है। ये तो डेफिनेटली वीक कर रहा है क्योंकि हमें क्या बोला है, होम एजुकेटेड स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड है, ये सोशली अंडर डेवलप्ड है, ये कहना गलत है। इसको वीक करना है, यानी ऐसा कोई चीज बता दो जो बोले कि अंडर डेवलप्ड है, तो ए तो वीक कर ही रहा है, तो ए कैसे आंसर होगा? हमें वो ढूंढना है जो डज नॉट वीकन है। आंसर इज ऑप्शन बी। होम स्कूलिंग कितनी अच्छी है ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, क्या लेना देना है। मैं सोशली अंडर डेवलप्ड से लेकर के चल रहा हूँ, व्हाट इज द नीड कि मैं वहां पर पेरेंटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ होम स्कूलिंग में जाऊं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। बर्गस सेज द लिंक इज प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल। बोल रहा है ऊपर जो लिंक दी है वो बर्गस के हिसाब से रीजनेबल है, मतलब एक इंसान ने कुछ बोला, दूसरे इंसान बोल रहा है कि हाँ वो जो बोल रहा है वो रीजनेबल ही लग रहा है। Which of the following if true can be used to strengthen Burgess's argument? Burgess's का आर्ग्यूमेंट, बर्गेस का आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये लिंक पॉसिबल है। कौन सी लिंक पॉसिबल है? दैट टू मच नेचुरल वेरिएबिलिटी इन वेदर साइकिल्स के वजह से शार्क ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन लिंक है वो ये कि नेचुरल वेरिएबिलिटी इन वेदर
natural variability in weather is causing sharks to attack human. बर्गस ने बोला कि यार ये पॉसिबल है. आपको बोलना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है. स्ट्रॉन्ग कर रहा है मतलब ऐसा ऑप्शन मार्क कर दूं जो बोलेगा कि यहाँ नेचुरल वेरिएबिलिटी के वजह से ही शार्क ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं. ठीक है, ये हमें मार्क करना है. ठीक है दिव्या, तुम्हारा आंसर ठीक है, वेरी गुड. तुम ट्राई करो श्रेयसी. Okay, sir. ध्यान रखना ऑप्शन में नेचुरल वेरिएबिलिटी दिखे वेदर की, जिसके वजह से शार्क ह्यूमन को अटैक कर रहे हैं. ओके, श्रेयसी कुछ आंसर. सर चलो. सी। हाँ, सी. नहीं नहीं, सर बी होगा। बी. बी बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ तो समर सीजन की बात कर दिया है. हमें कौन सी चीज देख रहे हैं, नेचुरल वेरिएबिलिटी इन वेदर. ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग समर सीजन बेबी शार्क्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स देयर बीचेस एंड वायलेंट नेचर्स लीड देम टू अटैक द ह्यूमन बींग्स. ड्यूरिंग समर सीजन हो गया ना. हम कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें बताए कि वेदर अनप्रडिक्टेबली या वेरिएबल हो रहा है, मतलब कम ज्यादा कुछ हो रहा है. आंसर इज ऑप्शन ए. द रिसेंट स्पेट ऑफ वार्मर टेम्परेचर. स्पेट मतलब राइज. बोल रहे रिसेंट जो राइज हुआ है वार्म टेम्परेचर का, उसके वजह से शार्क्स बीच में आए, पब्लिक भी बीच में आई, और शायद अटैक बढ़ गया. ठीक है, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन ए. गॉट इट. दिव्या तुम्हारा तो सही था, ए ही था. ठीक है, तो वी एंड द क्लास टुडे, बट देर इज इंपॉर्टेंट असाइनमेंट. हमने जो 8 क्वेश्चन आज किए हैं, इन ऑल 8 क्वेश्चंस को आप ठीक से रिवाइज करके उनका प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि वाई ए इज द आंसर. जैसे इस क्वेश्चन में वाई ए इज द आंसर एंड वाई बी सी एंड डी आर नॉट द आंसर, मतलब आप वापस से कंक्लूजन और प्रेमाइज को अलग अलग करोगे सब पैसेज के लिए, और उसके हिसाब से ए बी सी डी चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन आप लोग लिखोगे. एम आई क्लियर यस। दिव्या? ऑल राइट, चलो ठीक है. एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए मैं ओवरवेल्म बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करवाना चाहता. बट कोई भी डाउट है अभी तक के हमने जो भी चीज की है इसमें, वो बताओ. हमारी लास्ट 2 क्लासेस इंग्लिश आरसी के ऊपर थी, ये वाली लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है. ठीक है, तो आप बताओ अगर कुछ भी डाउट है तो. फाइन. प्लीज डू वॉच द रिकॉर्डिंग वंस अगेन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड अगर लगे तो इसकी भी रिकॉर्डिंग कल तक के अपलोड हो जाएगी, देख लेना. दिव्या तुम्हें समझ में आ गया ना रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस करना है? मैंने यूट्यूब की लिंक शेयर कर दी थी ग्रुप में. चलो ठीक है देन, बाय.